मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हमने यहाँ तक बताया था, इससे पहले अब आएंगे जैविक खेती की उपयोगिता। अब इसके बारे में पढ़ेंगे जैविक खेती की उपयोगिता। जैविक खेती की उपयोगिता किस किस में पड़ती है। तो देखो, जैविक खेती की उपयोगिता में भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है जैविक खेती में। अब भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बनेगी कि इसमें जो भी अपन जैविक खेती में यूज करते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं, उनसे इसकी उर्वरता बनी रहेगी। जैविक पद्धति में प्रयोग करने वाली खादें, जैविक पद्धति में प्रयोग करने वाली खादें। अब जैविक पद्धति में जो खाद होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जिनको अपन प्रयोग करते हैं, वो क्या कार्य करती हैं। जैविक पद्धति में प्रयोग करने वाली खादें भूमि में केवल पोषक तत्वों, भूमि में केवल पोषक तत्वों प्रदान करने का कार्य नहीं करती, बल्कि और क्या कार्य करती हैं। पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य नहीं करती, बल्कि और क्या कार्य करती हैं, ये इसकी उर्वरा शक्ति को सुधारने का कार्य करती हैं। बल्कि भूमि की संरचना एवं जल धारण क्षमता में, बल्कि भूमि की संरचना एवं जल धारण क्षमता, जल धारण कहते हैं जल को ग्रहण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता में वृद्धि करती हैं। जल धारण क्षमता में वृद्धि करती हैं, जिससे जब जल धारण क्षमता में और भूमि की संरचना में सुधार हो जाएगा तो भूमि अपन की कैसी हो जाएगी, उर्वर हो जाएगी, उर्वरता इसकी बढ़ जाएगी, जिससे उर्वरता बढ़ जाती है। देखो, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना सबसे पहली उपयोगिता है जैविक खेती की। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। जैविक पद्धति में प्रयोग करने वाली खादें भूमि में केवल पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य नहीं करती, बल्कि भूमि की संरचना, जल धारण क्षमता में वृद्धि करती हैं, जिससे उर्वरता बढ़ती है। अब जो भी अपन कार्बनिक पदार्थ भूमि में यूज करते हैं वो पोषक तत्व तो उनमें कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिससे सबसे ज़्यादा वो किस भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। उनमें क्या होता है, भूमि की संरचना में सुधार करने का कार्य करती हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। पोषक तत्व ना के बराबर कम मात्रा में होते हैं और इसकी ये जो अपन कार्बनिक पदार्थ जो यूज करते हैं ये अधिक समय तक, लंबे समय तक भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है उपयोगिता में पशुधन में बढ़ोतरी। दूसरा है पशुधन में बढ़ोतरी। जैविक खेती की दूसरी उपयोगिता है पशुधन में बढ़ोतरी। जैविक पद्धति में पशुधन को
अधिक महत्व दिया जाता है। जैविक खेती में पशुधन को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि 1 एकड़ में जैविक खेती के लिए क्योंकि 1 एकड़ में जैविक खेती के लिए एक या अधिक पशु होना आवश्यक है जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ सके। 1 या अधिक पशु होना आवश्यक है। अब पशुओं के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये गोबर करेंगे, गोबर से ही अपन की खाद बनती है जिसका उपयोग अपन किस में करेंगे? जैविक खेती में, जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनी रहे, जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनी रहे। ये दूसरा पॉइंट है पशुधन में बढ़ोतरी। हम अधिक से अधिक पशु रखेंगे तो अपन के लिए खाद उपलब्ध होगी। कौन सी? कंपोस्ट खाद, जिससे उसको अपन खेती में यूज करेंगे तो अधिक समय तक अधिक उत्पादन अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है लागत में कमी करना। तीसरा है लागत में कमी करना। अब लागत में कमी किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से कर सकते हैं? जैविक पद्धति में किसान स्वयं कीटनाशकों को किसान स्वयं कीटनाशक कहते हैं कीड़ों को मारने वाली दवा को। कीटनाशकों को स्वयं अपने ही स्रोतों से बना सकता है। जब कीटनाशक को किसान अपने स्रोत से बना लेगा तो उसकी लागत में कमी आ जाएगी, जिससे लागत में कमी आती है। अब कोई भी फसल है उसके लिए अपन इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक दवा होती है उसको बाज़ार में लेने जाते हैं तो वो बहुत अधिक महंगी प्राप्त होती है, तो उसे अपन स्वयं ही अपने स्रोतों से बना लेते हैं। तो उससे क्या हुआ? लागत में कमी हुई। किस खेती में? जैविक खेती में। तो यह इसकी उपयोगिता है। तीसरा है वातावरण की शुद्धता।
वातावरण की शुद्धता। जब अपन इसमें जो अपन की खेती है उसमें फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं तो वातावरण की शुद्धता तो बनी रहेगी। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अपन किस किस का यूज नहीं करेंगे, उसमें हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हानिकारक जो रसायन हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये लाभदायक जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं? ये लाभदायक, ऊपर लिख लेते हैं इसको, ऊपर लिखिए, यहाँ तक उतार लिया होगा। प्रयोग नहीं करना, किनका? हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाभदायक किनको? जीवों को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ये लाभदायक जीवों को नष्ट कर देते हैं। जब लाभदायक जीव ही अपन की मृदा से ख़त्म हो जाएंगे तो अपन की मृदा उर्वर नहीं हो सकती है, जबकि जैविक पद्धति में संतुलन बना रहता है। जबकि जैविक पद्धति में संतुलन बना रहता है। देखो, वातावरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अपनी जैविक खेती है उसमें हानिकारक रसायनों का तो अनुप्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब जब अपन हानिकारक रसायनों का प्रयोग इसमें कर देंगे तो क्या होगा? ये जो लाभदायक जीव होते हैं अपन के, उनको नष्ट कर देते हैं। तो लाभदायक जीवों को नष्ट कर देते हैं, जबकि जैविक पद्धति में संतुलन बना रहता है। किनका? जीवों का। इसमें अधिक से अधिक जीव बने रहते हैं, जिससे की मृदा उर्वर बनी रहे। अगला पॉइंट है मानव स्वास्थ्य में लाभकारी। मानव स्वास्थ्य में लाभकारी। मानव स्वास्थ्य में लाभकारी, ये भी जैविक खेती की एक उपयोगिता है। रसायनों के प्रयोग से वायु तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता है। अब किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य में लाभकारी है? रसायनों के प्रयोग से वायु तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता है। अब इनका अपन प्रयोग करते हैं भूमि में तो प्रदूषण बढ़ेगा। वायु तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता है। वायु तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता है। किनके माध्यम से बढ़ता है? रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से, तथा जैविक पद्धति में बिना रसायन युक्त तथा जैविक
पद्धति में बिना रसायन युक्त, बिना रसायन का मतलब रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। बिना रसायन युक्त खाद्य प्राप्त करके मानव के स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकती है। खाद्य प्राप्त करके मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अब देखो इसमें 5वां पॉइंट है मानव स्वास्थ्य में लाभकारी। जो अपन की जैविक खेती है वो मानव के स्वास्थ्य में भी लाभकारी है। वो किस प्रकार से लाभकारी है? कि इसमें रसायनों का प्रयोग तो किया नहीं जाता है। रसायनों के प्रयोग से वायु तथा भूमि प्रदूषण बढ़ जाएगा। जब वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ जाएगा तो हमारे लिए हानि होगी। तथा जैविक पद्धति है जिससे अपन खेती कर रहे हैं उसमें रसायनों का प्रयोग अपन करते नहीं है। बिना रसायन युक्त खेती की जाती है तो उनसे जो भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है उससे मानव का स्वास्थ्य बना रहता है। अब अगला पॉइंट आएगा इसमें, जो अपन जैविक खेती की उपयोगिता क्यों पड़ी थी? क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कम पानी की आवश्यकता। 6 पॉइंट है कम पानी की आवश्यकता। अब जो अपन की जैविक खेती है इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। जीवांश खाद देने से अब जीवांश खाद ये ऑर्गेनिक खाद ही होता है, जो कार्बनिक खाद है इसी को कह रहे हैं। जीवांश खाद देने से भूमि को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जीवांश खाद देने से भूमि को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब जो कम आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो अपन की कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको जब अपन भूमि में मिला देते हैं तो जो मृदा है और कार्बनिक पदार्थ हैं उनके कण बहुत पास हो जाते हैं, इसलिए इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये खादें जल धारण क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं। जो अपन की जीवांश खादें इनको अपन भूमि में देते हैं तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये खादें जल धारण क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं, जो कि जल धारण क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं। कम पानी की आवश्यकता होती है। जैविक खेती की उपयोगिता किसके लिए पड़ी? कि बहुत सी जगह पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है अपनी फसलों के लिए, तो वहाँ पर कम पानी है तो अपन को कौन सी खेती करनी चाहिए? जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती को अपनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जीवांश खाद जो कार्बनिक खाद होता है उसको दिया जाता है।
जीवांश खाद देने से भूमि को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जल धारण क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। इसको अपन देते हैं तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है मृदा में जो भी कण होते हैं उनके संपर्क में आकर के इसके कण पास हो जाते हैं, जिससे कि इनकी आसानी से सिंचाई, जो जितना भी पानी होता है वो नीचे नहीं जा पाता है और वो भूमि पर उपलब्ध हो जाता है। अब आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। अगला है आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। अब जितनी भी पोषक तत्व हैं अपन रासायनिक खादों के माध्यम से केवल 2 से 3 पोषक तत्वों को ही दे सकते हैं, लेकिन जो अपन के कार्बनिक खाद हैं इनसे अपन सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध करा सकते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसल को जैविक खादों के प्रयोग से फसल को सभी 17 पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरकों से 2 या 3 ही प्राप्त होते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरकों से 2 या 3 ही पोषक तत्व उपलब्ध हो पाते हैं। देखो, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति किस में होती है अपन की? जैविक खेती की उपयोगिता पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि ये अपन की कार्बनिक खाद होती है उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, और जो अपन की रासायनिक खाद होती है उसमें 2 या 3 ही पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो अपन को ऐसी खेती अपनानी चाहिए जिसमें, और ऐसी खाद का उपयोग करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो सकें। ये हुआ जैविक खेती की उपयोगिता। अब है भारत में किन कारणों से जैविक खेती की संभावना हुई। अगली हेडिंग है भारत में किन कारणों से जैविक खेती की संभावना पड़ी। क्यों पड़ी थी संभावना? हेडिंग डालेंगे भारत में किन कारणों से जैविक खेती अपनाई गई। कौन से कारण थे जिनके कारण जैविक खेती अपनाई गई, और जिसके भारत में किन कारणों से जैविक खेती की संभावनाएं पड़ी। भारत में किन कारणों से जैविक खेती की संभावनाएं
पड़ी या जैविक खेती की संभावना हुई। कौन कौन से कारण थे? सबसे फर्स्ट कारण था संसाधनों की उपलब्धता। सबसे फर्स्ट कारण था संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता। सबसे पहला कारण ये था कि जैविक खेती की संभावना पड़ी हमको, कि संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे। विभिन्न संसाधनों जैसे विभिन्न संसाधनों जैसे, अब इसमें जैसे में अपन के पशुधन है, उपभोक्ता है, बाजार है। पशुधन जैसे पशुधन, उपभोक्ता, बाजार। पशुधन, उपभोक्ता, बाजार। रासायनिक उर्वरकों के प्रति इकाई क्षेत्र में, रासायनिक उर्वरकों के प्रति इकाई क्षेत्र में कम खपत के कारण जैविक खेती की संभावना पड़ी। प्रति इकाई क्षेत्र में कम खपत के कारण जैविक खेती की संभावना हुई। किस कारण से हुई है? संसाधनों की उपलब्धता। विभिन्न संसाधनों जैसे पशुधन, उपभोक्ता, बाजार, रासायनिक उर्वरकों के प्रति इकाई क्षेत्र में कम खपत के कारण जैविक खेती की संभावना हुई। इसका मतलब कि पशुधन भी कम संख्या में चाहिए अपन को, जैसे ट्रैक्टर है उसके स्थान पर पशुधन के द्वारा कार्य किया जाए। उपभोक्ता है, बाजार, उपभोक्ता इसका मतलब कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बाजार की व्यवस्था हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर रासायनिक उर्वरक हैं, इनको अपन अधिक मात्रा में देते हैं तो कम मात्रा में अपन कार्बनिक खाद इनके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। तो के प्रति इकाई क्षेत्र में कम खपत, इसका मतलब कम खर्चा होने लग गया इसको, जो अपन की जैविक खेती है इसको अपनाने के लिए, तो कम खपत के कारण जैविक खेती की संभावना हुई। दूसरा है पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग। दूसरा है पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग। जब अपन की जैविक खेती अपन अपना रहे हैं तो उसमें ये तो होने नहीं चाहिए पेस्टिसाइड और उर्वरक, तो उसमें केवल कार्बनिक पदार्थ ही यूज करना पड़ता है। कृषकों की खेती पर रासायनिक उर्वरकों एवं कृषकों की, इसमें लिखेंगे कृषकों की खेती पर रासायनिक उर्वरकों एवं अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति न होने पर, अकार्बनिक पदार्थों की
पदार्थों की पूर्ति ना होने पर, जब इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, ना होने पर जैविक खेती अपनाई गई। ना होने पर जैविक खेती अपनाई गई। देखो दूसरा क्या रीजन था कि जैविक खेती की संभावना अधिक हो गई। पेस्टिसाइड एवं उर्वरक। पेस्टिसाइड कहते हैं कीटनाशियों को। तो पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग, कम मात्रा अपन को प्राप्त हो रही थी। कृषकों की खेती पर रासायनिक उर्वरकों एवं अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति ना होने पर जो खेती थी अपन की, उसके लिए उर्वरक जो फर्टिलाइज़र थे वो उपलब्धि नहीं हो पा रहे थे। तो इसकी वजह से कौन सी खेती अपनाई गई? जैविक खेती अपनाई गई। तीसरा पॉइंट है कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता। कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे। अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, अकार्बनिक उर्वरक अपन के फर्टिलाइज़र होते हैं, खेती अपनाना जिससे खपत कम हो। प्रयोग कम करके खेती अपनाना जिससे खपत कम हो। खपत कहते हैं खर्च को, जिससे कि खर्चा कम हो। और कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करना, और कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करना। तीसरी संभावना ये थी कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता। अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके, इसका मतलब जो फर्टिलाइज़र है उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है और खेती अपनाएंगे किससे? जिससे कि कम खर्च आए। और वो कम खर्च किससे आएगा? कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करने से। अगला पॉइंट है अपन का फसल उगाने का तरीका। चौथा है फसल उगाने का तरीका। फसल उगाने का तरीका। अब फसल उगाने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए? विभिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न प्रकार की फसलों को, अब ये भी खेती अलग अलग होती हैं, मिक्स फार्मिंग और अपन की अलग अलग क्रॉपिंग होती है, कंटूर फार्मिंग, और वो ढालू क्षेत्रों पे ढालू के हिसाब से की जाती है। और अलग अलग जिस जनसंख्या बढ़ती जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मिश्रित फार्मिंग अपनाई जाती है। तो फसल उगाने का तरीका भी होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने का तरीका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, विभिन्न प्रकार की फसलों का तरीका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
अनुरूप होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की फसलों का तरीका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन हो, जिससे अधिक उत्पादन हो, जिससे अधिक उत्पादन हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप फसल का उगानी चाहिए। अगला है प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता। 5वां है, ऊपर लिख लेते हैं इसको, प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता। 5वां पॉइंट है प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता। जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण संस्था, जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण संस्था। प्रमाणीकरण कहते हैं प्रमाणित करने वाली संस्था, विदेशों में ना होकर देश में होने से। प्रमाणीकरण संस्था विदेशों में ना होकर देशों में, जो पहले विदेशों में होंगी तो अपन को ज़्यादा खर्च आएगा, तो विदेशों में ना होकर देश में होने से जैविक खेती की अधिक आवश्यकता हो गई। विदेशों में ना होकर देश में होने से अधिक आवश्यकता बढ़ गई। प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता, ये विदेशों में ना होकर देश में होने से जैविक खेती की अधिक आवश्यकता बढ़ गई। तो पहले क्या है कि ये प्रमाणीकरण संस्था जब बाहर होती तो इनमें क्या होता, अपने खर्चा भी अधिक आता। अब ये अपने देश में ही जो चीज़ आ गई उसमें खर्चा भी बहुत कम आएगा। तो जो अपन जैविक खेती की संस्था थी वो कहाँ पर हैं, अपन के देशों में, तो इसकी आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई, इसकी संभावना। अब है जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता। अगला टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता। तो पहले तो देखेंगे जीवांश किसे कहते हैं, फिर देखेंगे खाद किसे कहते हैं। जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता, ये हेडिंग है जीवांश खाद, जीवांश, ये जीवांश है और ये खाद, जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता। तो सबसे पहले अपन जीवांश के बारे में पढ़ेंगे। जीवांश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे सबसे पहले। तो संधि विच्छेद क्या होगा, जीव प्लस अंश। जीवांश का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं जीवांश का, तो क्या बनता है, जीव प्लस अंश। तो अपन जब यहीं पे अपन को दिख रहा है कि जीव का अंश, जीवांश किसे कहते हैं, जिसमें जीव का अंश पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अपन जीवांश कहते हैं। तो जीवांश शब्द का संधि विच्छेद है जीव प्लस अंश।
अब इसके बारे में लिखेंगे, जीवांश के बारे में। जीवांश शब्द का संधि विच्छेद है जीव प्लस अंश। जीवांश शब्द का संधि विच्छेद है जीव प्लस अंश। जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं। कौन सा खाद होता है? उस खाद को कहते हैं जिसमें जीव का अंश हो, जिसमें जीव का अंश हो। अब जीव का अंश कौन कौन से खाद में पाया जाता है? ऐसी खाद को प्राकृतिक या जैविक या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। ऐसी खाद को प्राकृतिक जैविक या कार्बनिक खाद कहते हैं। कार्बनिक खाद कहते हैं। जैसे गोबर की खाद, जैसे गोबर की खाद, मछली की खाद, गोबर की खाद, मछली की खाद, रक्त की खाद, मानव विष्टा आदि तथा जैविक उर्वरक। जैसे अब यहाँ पर जैविक उर्वरक भी लिख लेंगे, कौन कौन से होते हैं। जैविक उर्वरक कौन कौन से होते हैं जो अपन की दलहनी फसलों में भी यूज किए जाते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल आदि जीवांश खाद हैं। ये भी क्या हैं? जीवांश खाद। जैविक उर्वरक विष्टा आदि तथा जैविक उर्वरक राइजोबियम ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। एजोटोबैक्टर नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल आदि जीवांश खाद हैं। आदि जीवांश खाद हैं। अब देखो, जीवांश शब्द का संधि विच्छेद होता है जीव प्लस अंश। जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीव का अंश हो। ऐसी खाद को कौन कौन सी खाद कह सकते हैं? ऐसी खाद प्राकृतिक, जैविक या कार्बनिक खाद कहते हैं। जैसे गोबर की खाद, मछली की खाद, रक्त की खाद, मानव विष्टा, इन सब में जीव का अंश पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवांश
खाद कहा जाता है। अब जैविक उर्वरकों की बात करें तो जैविक उर्वरक कौन कौन से होते हैं जिनमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, वो उर्वरक हैं राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल। इनका उपयोग दलहनी फसलों की जड़ों में किया जाता है, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये जीवाणु है राइजोबियम, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन खाद। ये तो हुआ जीवांश। जीवांश को अपन कार्बनिक खाद भी कहते हैं। जीवांश में जीव का अंश पाया जाता है। अब इसी प्रकार से अपन खाद के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।